हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश में। और आज हम लोग बिहार के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो पुस्तक है घटना चक्र की, जो अभी हाल ही में लेटेस्ट मार्केट में आई हुई है। अगर आप इसको ख़रीदेंगे तो वो करीब 250-300 की मार्केट में मिल रही है। यहाँ पर आपको एकदम फ्री में और अच्छे से आपको पढ़ाई जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको बिहार के टीचर के पद पर एक पोस्ट लेनी है, आपको 3 चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। पहला देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको। पहला, आप लोग SCERT की बुक्स पढ़ लीजिए। क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक की बुक तो कंपलसरी पढ़ लीजिए। अगर टाइम मिलता है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर टाइम मिलता है तब आप 9-10 की पढ़िए, लेकिन 5 से 8 तक की पूरी पढ़ लीजिए, ठीक है, जो सिलेबस के अनुसार हो, ठीक है। और मैंने कुछ कराई भी है, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आप करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी बुक मार्केट में आती है उसको देख लीजिए। और मैंने SPD की करंट अफेयर्स कुछ कराई है, लेटेस्ट प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक। और तीसरी, आप जो है ये रामबाण है, ये सामान्य अध्ययन के लिए रामबाण है, भूगोल है, इतिहास है, सामाजिक विज्ञान है, पर्यावरण है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ से आपका कम्प्लीटली कवर होगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, जिस भाई बहन को ज़रूरत हो आप उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको जो भी अपडेट्स हों वो आपको यहाँ मिल सकें, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आपका घटना चक्र, ठीक। देखिए, इसमें क्या है कि आप घटना चक्र ये 2023 की है, अपडेट है। इसमें क्या है, आपके सारे प्रश्न होंगे, उसके हम लोग उत्तर क्रम वाइज देते चलेंगे, ठीक है। और जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इसको कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, शुरू करते हैं भारतीय इतिहास। देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो आपका मिला है मेहरगढ़ से, ठीक। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आप कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है। ये देखिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है, तो वो आपका आदि ऐतिहासिक, ठीक है। आदि ऐतिहासिक आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। तीन तीन जो है ऐतिहासिक काल थे, आदि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और उत्तर ऐतिहासिक। तो आपका जो सिंधु सभ्यता है वो आपका आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। देखिए, आदि ऐतिहासिक काल क्या है, देखिए कुछ चीज़ जो इंपॉर्टेंट होगी वो आपको समझाता जाऊँगा मैं। आदि ऐतिहासिक क्या है, आदि ऐतिहासिक काल आपका वो काल है जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए, वहाँ आपने देखा होगा सैन्य सभ्यता में पशुओं की मोहरें चीज़ें जो गुफाओं में आपको मिली हैं, तो उसका लोगों को लगता है लेखन का तो ज्ञान था, लेकिन उस चीज़ को हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। उस काल को जो है आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ये क्वेश्चन देखिए आप, किसको कैलकुलित आपको ताम्रपाषाण युग को जो है कैलकुलित कहते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी पकी ईंट से बनी इमारत। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, पकी ईंट से बनी इमारत जो है, इसकी जो है विशेषता क्या थी, नगर नियोजन। सबसे पहले जो प्रमुख विशेषता है इसकी नगर नियोजन है। उसके बाद जो है पकी ईंट से बनी इमारत, इसकी बहुत बहुत बड़ी विशेषता है, ठीक है। ये देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, आपको ध्यान रखना है लाल रंग का, ठीक है, ठीक है, लाल रंग का जो है यूज हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था, तो लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, वो आपका जो है इसका बंदरगाह था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है, तो गुजरात में आपका देखिए लोथल है। लोथल वहाँ का जो है ये क्या था, पत्तन था सिंधु घाटी सभ्यता में इस समय। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा, देखो टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा जो है मिट्टी को पका के जो बनाते थे वो लोग, मिट्टी के जो खिलौने या हल, तो टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, इनको बनावली से मिला है, ठीक। बनावली से जो है टेराकोटा का हल मिला है, ठीक है, बनावली से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान प्राप्त हुए हैं, तो वो आपका जो है कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता था, तो कालीबंगा में जो है जुते हुए खेतों के जो है आपको साक्ष्य मिला है, ठीक है। देखिए, बोगज गोई जो है, बोगज गोई का महत्व क्यों था, बोगज गोई का महत्व जो इसलिए था क्योंकि यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें जो वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ये बोगज गोई आपका जो है पश्चिम में अफगानिस्तान के आसपास, ईरान के आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ बोगज कोई जो है, इसमें जो है वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, इसलिए महत्वपूर्ण रहता है। देखिए, लिखा है बोगज कोई आपका एशिया माइनर में पड़ता है, और यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं उसमें जो है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है, जो कि भारत की वैदिक जो है आर्य यहीं भारत आए होंगे ये लोग, ठीक है। आगे देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था, वो आपका हुआ था परशुई। और परशुई का जो अभी वर्तमान नाम है वो है आपका रावी, ठीक है, रावी नदी, ठीक है।
देखिए निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे पूछा है। ठीक, तो नहीं थे पूछा है, तो देखिए यहाँ आपका जो है जो B.A. स्मिथ थे, B.A. स्मिथ, ये आपके जो है इससे संबंधित नहीं। देखिए 1921 में क्या हुआ, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। ठीक है, हड़प्पा का, ठीक है। माधव स्वरूप वत्स ने जो है हड़प्पा का उत्खनन किया। ठीक, दयाराम साहनी ने सर्वेक्षण किया, सर्वे किया। जब सर्वे किया तो माधव स्वरूप ने जो है इसका उत्खनन किया। ठीक, उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो की खोज राखला दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, 1922 में। इसलिए ये तीनों जो है महत्वपूर्ण है, बाकी B.A. स्मिथ का इसमें कोई योगदान नहीं है, इसलिए हम समझेंगे B.A. स्मिथ कोई महत्व नहीं। ठीक है, आगे देखिए ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो 9वां मंडल आपका जो है वो आपका सोम और स्पेय नामक देवता को। देखिए सोमरस जो है वहाँ एक डिस्क्राइब किया गया है कि जो हिमालय पर्वत एक मधुबन चोटी थी, वहाँ पर सोमरस का उल्लेख किया गया है। तो सोमरस जो है 9वां मंडल जो है सोमरस के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है आपको पावापुरी में हुई थी, जो आपने SCRT हिस्ट्री में पढ़ा है वही है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली के निकट जो है कुंडगांव में हुआ था, बिहार में पड़ता है ये। और उनके पिता जो है सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्र संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, और 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की उम्र में जो है महावीर स्वामी का जो है राजगृह के समीप जो है पावापुरी में इन्होंने अपना देह त्याग दिया। ठीक है, तो पावापुरी जो है आपका राजगृह में पड़ता है, बिहार में ही है, तो वहाँ जो है महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। ठीक, आगे देखिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो आपका जो है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के जो है 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। देखिए जो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ आप उसको देखते चलिए और उन चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, आपका पक्का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, विश्वास मानिए। अब मैं दावा ठोक के कहता हूँ यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद में, और ऋग्वेद किस मंडल में, 3य मंडल में। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख। ठीक है, आगे देखिए भगवान महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो शिष्य आपको पता होगा जामली, जामली इनके दमाद थे। ठीक है, वो इनके जो है पहले शिष्य थे। ठीक, इनकी बेटी के जो है पुत्र पति थे। ठीक है, देखिए जो महावीर स्वामी जी थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था, और उनकी उनसे एक पुत्री हुई, उसका नाम प्रियदर्शना था। ठीक है, उस पुत्री का जो विवाह उन्होंने जमाली से किया था, और जमाली ही जिनके उनके प्रथम शिष्य थे। ठीक, इस तरीके से आपने देखा। देखिए इसमें क्या है, जमाली ने बाद में महावीर स्वामी का विरोध किया था। देखिए विरोध आप नहीं करते हैं, और उसके बाद जो है एक नए संप्रदाय की उन्होंने खोज कर दी थी। लेकिन 11 अन्य प्रधान जो शिष्य जिन्हें गर्धर कहा गया वो इस प्रकार थे, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे। आर्यवक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मैत्री और प्रभास, ये क्या थे, गर्धर थे। ये एक प्रकार से महावीर स्वामी जी की शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले लोग थे, उनको गर्धर कहा गया था। ये आगे देखिए निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वैशेषिक धर्म ने किया था। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणुओं से हुआ है, महर्षि करात जो है इसके प्रवर्तक थे। ठीक है, तो वैशेषिक के जो है प्रवर्तक कौन थे, महर्षि करात थे, और इसमें जो है परमाणु सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। ठीक, आगे देखिए महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको पता होगा कुंडगांव में जो है, जो कि वैशाली के आसपास है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी माता जी थी, ठीक, जैन धर्म की बात कर रहे हैं हम, इनकी माता त्रिशला जो थी वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, कभी कभी यहाँ चेटक की बहन की जब पुत्री आता है तो पुत्री नहीं थी, चेटक की बहन थी। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था, आपका हुआ था कुंडगांव में। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो आपका जो 14 पूर्व है, 14 पूर्व, इसको जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, अंतिम नंद राजा के समय, ठीक है, संभूति विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर के द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन और प्रथम जैन सभा में किया गया था। ठीक है, तो जो 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन कहाँ किया था, प्रथम जैन सभा में। ठीक है, आगे देखिए पहली जनसभा कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया, तो आपका सारनाथ, सबको पता है। सारनाथ में ही जो महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, महात्मा बुद्ध की बात, अभी तक हम लोग जैन धर्म की बात कर रहे थे, हम लोग महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध का पहला धम्मचक्र प्रवर्तन कहाँ था, आपका ये सारनाथ में था। आगे देखिए महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था वो कहाँ हुआ था, महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था वो आपका जो है कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो पहला उपदेश सारनाथ में, महापरिनिर्वाण मतलब ये होता है कि उन्होंने जो है अपना अंतिम जो है निवास, मतलब अंतिम स्थान कहाँ था उनका, वो आपका कुशीनगर में थी। ठीक, देखिए ये लिखा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके पश्चात वे धर्म प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली और कौशल राज्य गए, और सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार उन्होंने कौशल, देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ किए थे, वो कौशल राज्य में की थी। और कौशल नरेश जो प्रसेनजीत थे उन्होंने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक है, उसके बाद जो है अपना प्रचार करते हुए कहाँ पहुँचे, मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे,
और वहाँ जो है वो आम्र वाटिका में ठहरे और वहाँ जो है कहते हैं कि शुक्र मध्यव खाने से इनको जो है इनका ब्लड 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 होने लगा, बहने लगा, रक्तचार हो गया और भयानक पीड़ा हुई। इस कारण से जो है कुशीनगर में जो है वो मल्ल गणराज की राजधानी थी, वहाँ पहुँचे और उन्होंने जो है अंतिम निर्माण अपना शरीर वहीं त्याग दिया था। उसको जो है महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, आगे देखिए, बोध गया में जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की इस पीढ़ी का कौन सा वृक्ष है, तो आप जानेंगे पंचम पंचम जो है वृक्ष है। ठीक है, बस इतना जानिए आप, महत्वपूर्ण ही है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक आपकी जो है बौद्ध धर्म की पुस्तक है। इसमें आपका विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। ठीक, ये तीनों जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, इनको जो है त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है। ठीक, आगे देखिए, आगे इसमें क्या है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? आपका बौद्ध धर्म से है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। बराबर की जो गुफाएं थी उनका उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो वो आजीविकों के ही। देखिए, बराबर की जो गुफाएं हैं वो उसमें जो है आजीविकों को ठहरने के लिए स्थान दिया गया था। ठीक है, इसी में जो है सुदामा की गुफा भी है, कर्ण चौपड़ की गुफा भी है। ठीक है, ये अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय जो है बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों का काट कर आजीविकों के लिए आवास बनाया गया था। तो ठीक है, अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने ये बनाया था। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आपके आजीविक संप्रदाय संस्थापक आपके मक्खली गोशाल हैं। ठीक, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा संस्थापित किया गया था? ये आपका जो है लिच्छवी के द्वारा। तो पहला गणतंत्र कौन सा था? आपका लिच्छवी था। ठीक है, तो वैशाली के लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था और वैशाली जो है बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था और लिच्छवी वज्र संघ के सर्वप्रमुख थे। ठीक है, लिच्छवी जो है वज्र संघ के सर्वप्रमुख थे। ठीक है, आगे देखिए, मगध की राजधानी जो प्रारंभिक थी वो कौन सी थी? वो आपकी राजगृह थी, राजगृह। ठीक है, और उसके बाद जो है आगे देखिए, यहाँ आपका सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? बृहद्रथ था। और इस वंश के पहले राजा कौन थे? वो आपके थे बृहद्रथ का पुत्र जरासंध। ठीक है, और जिसने गिरिव्रज को जो है अपनी राजधानी बनाया। तो पहली राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का जो प्रतापी शासक था वो बिंबिसार था और वो हर्यक वंश से संबंधित था। और उसके बाद जो है जिसका पुत्र आया अजातशत्रु, इसने जो है इसने मगध का शासन किया और अजातशत्रु के जो पुत्र थे उदयन, उसने जो है राजधानी राजगृह से, तो उदयन ने जो है राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थान की थी। इससे पहले के जो राजा थे वो राजगृह पर ही शासन कर रहे थे। ठीक, आगे चलते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए, उदयन है आपके। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो आपने सुना भी, हर्यक वंश का शासक जो बिंबिसार था उसका पुत्र था अजातशत्रु। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चुना गया था? तो उदयन द्वारा। देखिए, ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? जानते हैं। सैंड्रो-कोर्ट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की है? तो विलियम जोन्स। सैंड्रो-कोर्ट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किस व्यक्ति ने की है? तो विलियम जोन्स ने जो है पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रो-कोर्ट्स को जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा। ठीक है, आगे देखिए, ब्राह्मी लिपि की सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को जो है सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप जो अंग्रेज थे उन्होंने जो है अशोक के लेखों को ब्राह्मी लिपि का जो है पढ़ा और उसमें जो है उन्होंने दीवान पी जो था उसको जो है अशोक नाम दिया। ठीक है, अशोक कहा। ठीक है, ऐसे ही मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट आपका बृहद्रथ था और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? इसके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है एक शुंग वंश की स्थापना की थी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये आपको सबको पता होगा। ये मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक, इंडिका जो है, इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज ही थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग काम करेंगे। मेगास्थनीज दूत किसका था? मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का जो है दूत था, राजदूत था। ठीक है, आगे देखिए, देखिए यहाँ अंतिम मौर्य सम्राट आपने पढ़ा। ये देखिए, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? तो आपका जो है जूनागढ़ जो अभिलेख है, जूनागढ़ जो है रुद्रदामन का एक अभिलेख है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका अभिलेख लो। इस पर जो है अशोक के 14 ज्ञापनों की एक प्रति और स्कंदगुप्त का भी यहाँ पे जो है उल्लेख है और विशुद्ध संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जो गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का, उसमें जो अशोक का भी नाम है और स्कंदगुप्त का भी, और सबसे बड़ा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है और यह अभिलेख अब तक का सबसे संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो आपका जो है खारवेल जो थे वो हाथी गुम्फा जो है गुफा से इनका उल्लेख मिलता है। कलिंग का चेरवंशी शासक खारवेल जो है उसको जो है उड़ीसा प्रांत भुवनेश्वर से 3 मील दूर यहाँ हाथी गुम्फा का अभिलेख मिला है और वहाँ उसमें जो है खारवेल की इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत यही है और इसमें लिखा हुआ है कि जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था इनका और हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखा। ठीक है, कलिंग नरेश जो खारवेल था उसका संबंध आपने देख लिया है। ठीक है,
तो इनका जो है संबंध आपका जो है, देखिए इसमें एक थोड़ा क्वेश्चन गलत दिख रहा है मुझे। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध कहाँ था, तो संबंध इनका महामेघवाहन वंश था। इसमें देखिए ऑप्शन गलत दिखा है, इसमें ऑप्शन ई दिया है, जब भी देखिए यहाँ पढ़िए, कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश पड़ा, और इसी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है खारवेल हुआ। तो खारवेल इस प्रकार से महामेघवाहन के आने वाले युवराज थे उसके बाद, ठीक है। तो इनका संबंध इससे है, इसमें लिखा है कि इनमें से कोई संबंध नहीं है, ठीक। तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ देखिए प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा, समुद्रगुप्त को जो है, इनको जो है इतिहासकार तो थे वो विंसेंट स्मिथ थे, उन्होंने अपनी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है। समुद्रगुप्त की जो विजयों का जो वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति मिलता है, इसके लेखकों ने हर्षण है। देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट आएंगे मैं उसको आउटलाइन करूँगा, बाकी आप क्वेश्चन आंसर लोग आगे फ्रेमिंग करेंगे। ये प्रकार से आपकी मैराथन ही है, समझ लीजिए आप। गुप्त सम्राट जिसने हुडों को पराजित किया था वो कौन थे, आपकी स्कंदगुप्त थे। इन्होंने जो है क्या किया था, हुडों को पराजित किया था, ठीक है। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत भूमि, देखिए अप्रहत भूमि क्या होती है, बिना जोती हुई जंगली भूमि। जो जंगल है, जंगल में जो भूमि है वहाँ बिना जोते जो वो हो रही है उसको जो है बिना जोती हुई भूमि, वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अप्रहत भूमि कहलाती है, ठीक है। यह गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था का एक टर्म था, ठीक है। तो गुप्त काल में इसको जो है अप्रहत भूमि कहते थे। क्या है, जोती हुई भूमि जिस पर जंगल में, ठीक है, ठीक है, ज्योति वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो, ठीक है, जंगल की। चीनी यात्री जो संयोगन थे उन्होंने भारत की यात्रा की थी, कब की थी, उन्होंने 515 से लेकर 520 तक की थी, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, हर्षवर्धन शासनकाल में किस चीनी यात्री, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत यात्रा की थी, तो उस समय जो है ह्वेनसांग। देखिए हा से हर्षवर्धन और हा से ह्वेनसांग आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। हर्षवर्धन के समय की प्रमुख घटना जो चीनी यात्री ह्वेनसांग का जो भारत आगमन था, और ये जो है उस समय जो है आया था, ठीक है ना। और इसमें जो है देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया था अपने चीन से, और इसने जो है एक ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ का नाम है सी यू की। तो हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग ने जो है भारत की यात्रा की थी, और उनकी एक पुस्तक का नाम है शी यू की, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये उनकी। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या था, कलहड़ की पुस्तक का नाम राजरंगड़ी था, और राजरंगड़ी में आपको कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है, ठीक है। और इस ग्रंथ की रचना थी कलहड़ ने जय सिंह के शासनकाल में की थी, ठीक है, जय सिंह। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे, चाणक्य ने जो है राजनीति शास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र, देखिए कलहड़ की ने जो है वो राजरंगड़ी की रचना की है। राजरंगड़ी में जो है कश्मीर का जो है इतिहास है। ऐसे ही जो चाणक्य थे, चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के वो थे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। और अर्थशास्त्र आपका जो है राजनीति शास्त्र से संबंध है, ठीक है, वो अर्थशास्त्र संबंध नहीं है, वो आपका राजनीति से है, ठीक है, पॉलिटिकल से। देखिए उदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है वो निम्न में से किस राज्य में है, तो उदंतपुर आपका बिहार में ही है, उदंतपुर आपका बिहार में पड़ता है। और उदंतपुर जो है इस प्रकार से पाल वंश जो है गोपाल ने इसकी स्थापना की थी, ठीक। उदंतपुर की स्थापना जो है बिहार में है, और पाल वंश के शासक जो है उन्होंने जो है गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो कर्नाट वंश का संस्थापक आपका नान्यदेव था, ठीक, नान्यदेव जो है इसका संस्थापक था। फिर देखिए आगे, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, पहला वंश कौन था, नान्यदेव था, और अंतिम शासक आपका जो है हरि सिंह था, ठीक है। तो हरि सिंह जो है ये अंतिम संस्थापक थे, और उन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी, पंजी की व्यवस्था थी उसकी शुरुआत इन्होंने की थी, ठीक है। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजक की, देखिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया है। तो पहला बौद्ध संगीति आपका जो है वसुमित्र अशोक के शासन। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो देखिए आपकी 4 जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, 4 हुई हैं। देखिए आप ऐसे याद कीजिए, रा, वै, पा और कु। देखिए राजगृह में पहली हुई, वैशाली में दूसरी हुई, पाटलिपुत्र में तीसरी हुई, चौथी हुई कुंडलवन में, ठीक है, रा, वै, पा, कु। और जो इसके जो वो थे अध्यक्ष थे, जिन्होंने जिनके जो इसमें राजा थे वो थे आपके अ, का, अ, क। ऐसे याद कीजिए। देखिए अ मतलब अशोक राजगृह में थे, और क मतलब हुआ कालाशोक, ठीक है। उस प्रकार से फिर अ का नाम है, नहीं पहला जो है अजातशत्रु, सॉरी, पहला अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, और फिर जो है आपके कनिष्क थे, ठीक है। ये तो इन चारों जो राजा थे उसी समय बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ है। तो प्रथम बौद्ध संगीति आपका जो है राजगृह में हुआ है, ठीक है, राजगृह में हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्यत हुई, तो आप जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल था, तो इसमें जो है वैदिक काल में 2 वैदिक काल थे, एक आपका ऋग्वैदिक था और एक उत्तर वैदिक काल था। तो उत्तर वैदिक काल में
ही अछूतों की बात की हुई थी, लेकिन देखिए इसमें क्या है, धर्मशास्त्रों के समय 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनेक जातियाँ, बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। अब पाणिनि ने जो है 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, एक निर्वसित और एक अनिर्वसित, ठीक है। तो इसी प्रकार पहले प्रकार के शूद्र जो है, जो निर्वसित थे, उनको जो है शूद्र माना गया, ठीक है। तो ये जो है आपका धर्मशास्त्र के समय ही जो है अछूत की अवधारणा हुई थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कैटेगरी बन गई थी, लेकिन जो अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई वो आपका धर्मशास्त्र में स्पष्ट हुई, ठीक है। इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? देखिए मैंने बताया राव है पाकू, तो पाक का मतलब कनिष्क और पा मतलब पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो है कनिष्क बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम जो संगीतीय सभा थी वो कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, और अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। तो वसुमित्र अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष और शासक कुषाण वंश, और जगह पाटलिपुत्र, ठीक है। आगे देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ये आप देख रहे हैं राजगृह इसका आंसर है। आगे देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में एक मिलान करने के लिए किया गया है कि जन्म और ये देखिए जन्म जो उनका हुआ था, जन्म आप देख रहे होंगे, जन्म उनका जो है लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। जन्म उनका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति उनको सारनाथ में हुई थी, ठीक। और प्रथम जो प्रवचन उन्होंने दिया था वह उन्होंने जो है प्रथम प्रवचन दिया था वो बोधगया में दिया था, ठीक है, ठीक है ना। नहीं, प्रथम प्रवचन, सॉरी माफ़ कीजिएगा। देखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी है, और सी देखिए पहले का तीसरा है, इसका मतलब जन्म तो इनका कुंडलन में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु आप लोग जानते हैं, इनकी मृत्यु जहाँ पे कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। प्रथम प्रवचन इनको जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था, और ज्ञान की प्राप्ति इनको जो है बोधगया में हुई थी, ठीक है। इस तरीके से जो है आप इसको देखिए, ठीक है। तो आप देखिए क्या कीजिए, कुछ चीज़ों को जो आप जानते रहिए उसको आप पहले मिला लीजिए। देखिए जैसे मैंने इसमें मिलाया, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ, निधन इनका जो है कुशीनगर में हुआ, ये तो मैं जानता था। लेकिन प्रथम प्रवचन देखिए सारनाथ में हुआ, और ज्ञान की प्राप्ति इनको जो है बोधगया में हुई है। आगे देखिए बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो देखिए गौतम बुद्ध। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ क्या है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए उससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसको फिर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा ने की प्राप्ति हुआ? तो उस समय जो है कनिष्क के समय जो है इनको जो है एक देवता के रूप में पूजा। देखिए कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति के समय ये जो है, ये जो धर्म था बौद्ध धर्म, ये 2 वर्गों में बट गया था, एक था हीनयान और एक था महायान, ठीक। तो हीनयान और महायान में जो है, महायान जो शाखा थी उसमें जो है बुद्ध को देवता माना गया, और हीनयान ने जो पहले से आर्य प्रथा थी उसको चालू रखा, ठीक है। तो महायान को जो है शासकों ने भी आगे बढ़ाया, तो महायान में जो है इनको जो है एक देवता के रूप में बात की गई, ठीक है। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो आपको पता है वैशाली में थी, ठीक, वैशाली। वहीं वज्जित और मल्ल नामक 2 राज्य थे, वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पे प्रचलित थी, ठीक है। वज्जी जो है 8 राज्यों का एक संघ था, ठीक है, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली, ठीक है। अगर उस गणराज्य की बात करें शक्तिशाली था वो आपका था वैशाली का लिच्छवी, ठीक। और इसी वज्जी में जो है 8 जो है राज्य थे, ठीक है, 8 राज्यों का एक ग्रुप था, ठीक है। आगे देखिए ये आपका है 16 महाजनपदों की जो सूची है वो कहाँ से मिलती है? तो वो आपकी जो है मिलती है अंगुत्तर निकाय से, ठीक। बौद्ध ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है यहाँ से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, और ये 16 जो महाजनपद थे वो अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, जिमल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कम्बोज, इस तरीके से। और इसमें जो है एकमात्र, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाजनपदों में से एकमात्र जनपद जो था वो दक्षिण भारत में था, वो था आपका अस्मक। तो अस्मक आपका जो है दक्षिण भारत का राज्य था, ठीक है, अस्मक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? तो गुप्त युग में जो है नालंदा की स्थापना हुई थी, और ये जो है राजगीर के निकट है, ठीक है। और 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, और इसमें जो है सर्वप्रथम जो है आपके जो कुमारगुप्त प्रथम थे इन्होंने नालंदा की स्थापना करवाई थी, ठीक है। इस तरीके से ये आपका नालंदा हो गया, ठीक। तो कुमारगुप्त इसके संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो आपका जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, और ये एक प्रकार से विश्वविद्यालय था, और अध्ययन के लिए यहाँ चीनी यात्री ह्वेनसांग भी आया था, ठीक है। आगे देखिए मध्यकालीन भारत में मनशबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो वो आपकी जो है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हो इसके लिए लागू किया गया था। देखिए मनशबदारी क्या होता था? मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो मनसद में क्या था? मनसद में एक तो पदाधिकारी की वरीयता थी, पोस्ट था, दूसरा वेतन था, तीसरा सैनिकों का उत्तरदायित्व था, ठीक है। तो सैनिक उत्तरदायित्व तो मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार जो है घोड़ों को और सैनिकों को जो है रखना पड़ता था, जिसकी जैसी मनसबदारी, तो मनसबदार एक प्रकार से पद था, ठीक है ना।
देखिए नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनको आप पढ़ना है। देखिए 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार पतन हो गया, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, पतन हो गया था। और महावीर को राजकीय पेशा मिलना बंद हो गया था, ये भी बात बहुत सही है। देखिए दोनों बातें सही हैं, चूँकि देखिए महावीर जो 12वीं शताब्दी था उसी समय आपका बख्तियार खिलजी आया था, जिसने जो है पूरे पूरे जो है बिहार को एकदम लूट लिया था। तो आगे बढ़ते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो उत्कर्ष आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। ये तो कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं थी। मगध की राजधानी कौन सी थी? कि मगध की राजधानी पहले आपका जो है राजगीर थी, और धीमे धीमे जो है वो आपकी पाटलिपुत्र बनी। फिर मतलब इस प्रकार से जो राजधानियाँ थी तो गिरिब्रज भी थी, बाद में पाटलिपुत्र हुई, फिर गुप्त काल के समय जो है मगध की राजधानी जो है आपकी जो है क्या थी? ठीक है, गिरिब्रज थी। ठीक इस तरीके से राजधानी चेंज होती रहती हैं। तो इसके जो है अगर ऑप्शन ई होगा इनमें से 2 या 3 ऑप्शन, तो वो सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी पाटलिपुत्र भी थी, गिरिब्रज भी थी, ठीक है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी? एक प्रथम जो अगर प्रथम पूछा जाए तो प्रथम आपका जो है कौन सा था? राजगीर था। तो राजगीर इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। तो देखिए अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप ई ऑप्शन मारेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो वो थे आपके मौर्य वंश, ठीक है। नंद वंश देखिए थोड़ा सा देखिए इसका डिस्क्राइब करते हैं। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश ने की थी, ठीक है। और नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। उग्रसेन जिसे प्रारंभ महापद्मन कहा गया है, और लास्ट था घनानंद। और नंद वंश में जो है जनता से बलपूर्वक मतलब इस प्रकार से बहुत समस्याएं थी वहाँ, इसलिए चारों ओर घृणा और असंतोष व्याप्त हो गया, और इसी का फायदा जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया और घनानंद की हत्या कर दी और नंद वंश का अंत कर दिया। तो नंद वंश की अंत के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है साम्राज्य आया, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। जिसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप वर्णन हुआ है, वह क्या है? विशाखदत्त कृत मुद्रा अक्षस है। तो विशाखदत्त ने जो है मुद्रा अक्षस का एक ग्रंथ लिखा है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय के बारे में विस्तृत सूचना दी है, ठीक है। और मुद्रा अक्षस में ही चंद्रगुप्त को जो है वृषल या कुलहीन भी कहा गया है, ठीक है। इस तरीके से आगे देखिए। निम्नलिखित में से मगध राज्य का कौन सा राजा सिकंदर महान के मतलब जो मगध का कौन सा राजा था जो सिकंदर के समकालीन था? तो आपका जो है वो था घनानंद। महापद्मन की देखिए चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, घनानंद था, ठीक है ना। तो इस वंश का जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था वो सिकंदर का समकालीन था, ठीक है, ठीक है ना। आगे देखिए। आगे पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है मुख्यतः किसका बना था? वो लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है ना। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन जो है शिवाजी ने किया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो देखिए जो श्रीलंका था, यहाँ आपने सुना होगा कि अशोक ने जो है अपने पुत्रों को श्रीलंका में बौद्ध की दीक्षा देने के लिए भेजा था, लेकिन श्रीलंका इनका जो है आधिपत्य नहीं था, ठीक है। तो साम्राज्य इनका अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, ठीक है। इस तरीके से आप आगे देखिए, ठीक है, आगे समझिए। देखिए जो अष्टप्रधान आपका था, जो अष्टप्रधान ये शिवाजी के संबंध था, ठीक है, शिवाजी से संबंध था ये। तो इसमें क्या था? देखिए अष्टप्रधान में शिवाजी ने राज्य प्रशासन के लिए एक अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। इसके अंतर्गत 8 मंत्री थे। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे, ठीक है। इस प्रकार से इनका कार्य जो है राजा को परामर्श देना मात्र था, ठीक है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल था ये, ठीक। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की थी? देखिए तो अ मतलब अशोक, रावेपा, तो आपका पाटलिपुत्र जो था वो आपका जो है ये जो है अशोक के शासनकाल में यहाँ जो है तीसरी जो है बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। और इसमें जो है मोगली पुत्र जो तिष थे ये अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसी में जो है पाटलिपुत्र में ही जो अशोक के शासनकाल में प्रति बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन दक्षिण की बात कर रहे हैं, तो भाई आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जो है दक्कन की जो है दक्षिण भारत की जो विजय प्राप्त की थी, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही, ठीक है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्रयुक्त भाषा उनकी में जो है प्राकृत भाषा थी, ठीक है। अशोक का इतिहास देखिए हमें मुख्यतः 3 अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। अभिलेखों का विभाजन 3 हुआ है, एक शिलालेख है, एक स्तंभ लेख है, एक गुहा लेख है, ठीक है। इस तरीके से जो है जो अशोक जी के जो लेख थे, तो अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि। देखिए लिपि और भाषा में अंतर है। हमारी भाषा हिंदी, लेकिन हम लिखते क्या है? देवनागरी हैं। तो देवनागरी आपकी लिपि हो जाती है और भाषा आपकी हिंदी। ऐसे ही प्राकृतिक भाषा आपका जो है प्राकृतिक भाषा थी और लिपि आपकी ब्राह्मी थी, ठीक है। और लेकिन जो केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं, साहबजगढ़ी और मनसहरा, यहाँ से जो है खरोष्टी लिपि मिली है। कौन सी लिपि कौन सी मिली है? खरोष्टी मिली है। कौन सी? साहबाजगढ़ी और मानसेरा से, ठीक है। और क्या है? तक्षशिला से अरमाइक लिपि मिली है। तो इनके यहाँ जो मोस्टली जो प्रभुत्व था वो ब्राह्मी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का था, लेकिन जो 2 अभिलेख थे साहबाजगढ़ी और मानसेरा, यहाँ से ब्राह्मी लिपि और तक्षशिला से जो है अरमाइक लिपि। तो अगर 4 लिपि की बात की जाए तो तीनों होगा। अगर ऑप्शन में एक ही पूछा जाए तो आपको जो है
प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि कहना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर, देखिए दाहिने से बाईं ओर मतलब क्या है, इस तरीके से, ये इस तरीके से लिखी आती थी। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, तो इस तरीके से कौन सी लिपि लिखी आती थी, वो आपकी थी आपकी खरोष्ठी लिपि। ठीक है, तो प्राचीन भारत में दाएं से बाएं लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। ठीक है, ये आपकी जो है मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। कौन सी, खरोष्ठी लिपि थी, आपके अफगानिस्तान हो गया, पश्चिम पाकिस्तान हो गया, वहाँ की लिपि थी। ठीक है, आगे देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश चला गया है, तो आपका जो है राजनीतिक, देखिए मैं था ना, जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक शास्त्र पर लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, अशोक के धम्म का जो मूल संदेश क्या था, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था, वो आपका देखिए यहाँ डिस्क्राइब रखा गया है। ठीक, यहाँ देखिए, अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। ठीक है, अशोक अपने 10वें और 7वें शालिक के माध्यम से संदेश देते हैं। ठीक है, उपासनवे बहुकयाने दया दाने सजे सोचये माधवे साथ, मतलब अर्थात कर्म, पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव मधुरता, साधुता, ये जो है धम्म के मूल संदेश थे। ठीक है, तो शांति और अहिंसा और बड़ों का सम्मान, ये आपकी जो है सहनशीलता, मतलब कुल मिला के इन्होंने धर्म के बारे में बात की थी। आगे देखिए, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र होगी आपका राजनीतिक संबंधित है। ठीक, आगे देखिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया, तो इसमें जो है भाब्रू जो स्तंभ है, भाब्रू जो विराट स्तंभ है, उसमें अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट बताया है, और यही अभिलेख जो है अशोक के बौद्ध धर्मावली में प्रमाणित करता है। इसी में जो है बौद्ध धर्म जो है अशोक को माना गया है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अपने शालिकों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाते थे, तो आपको पता होगा ये जो है चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से जाते थे। ठीक है, इसमें जो है क्या है, प्रियदर्शी, सॉरी, अपने शालिकों में अशोक जो है प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी को ही जो है जो जेम्स प्रिंसेप था 1837 में, उसने जो है मास्की गुजरात से जो है अशोक का नाम ढूंढा था। ठीक है ना, आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है, मैगस्नी की जो पुस्तिका है इंडिका, उसमें जो है उन्होंने 7 वर्गों का विभाजन किया है। उसमें दार्शनिक हैं, कृषक हैं, सैनिक है, मित्र हैं, कोश है। ठीक, इस तरीके से उन्होंने 7 जो है उसका वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, कौन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की जो है किसने लिखी है, तो इस प्रकार से अभी तक इनका जो है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी आपका जो है वो इसमें देखिए थोड़ा सा गलत लिखा है। जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी है वो जो है आपकी अज्ञात, कोई किसी का नाम अभी तक पता नहीं चला है, तो इस प्रकार से अज्ञात लेखक की बात होती है, तो इसमें जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है ना, आगे देखिए, कला की गांधार शैली समय किस समय फली फूली है, तो गांधार की अगर बात होगी तो हम कुषाण की बात करेंगे। कुषाण के समय, कनिष्क के समय जो है गांधार और मथुरा शैली दो शैलियों का विकास हुआ। ये प्रकार से कला शैली थी जो यूनानी शैली थी। ठीक है ना, ग्रीक की शैली थी, ग्रीक को ही यूनान कहते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति, देखिए कश्मीर का बात करेंगे तो कनिष्क का, कनिष्क के समय जो है कुंडल वन में जो है ये कश्मीर में जो है चौथी संगीति हुई थी। अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक, और यही जो है आगे इसी में जो है महायान और हीनयान जो है विभाजन हुआ था। ठीक, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन का उल्लेख मिलता है तो आपका इंडिका ही है। इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखा है, जो सॉलिकस निकेटर का राजू था, उसमें जो है इनके मेगास्थनीज की वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है शासन का जो है उल्लेख मिलता है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो पाटलिपुत्र को जो है सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही राजधानी बनाया था, और उदयन ने जो है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सरस्वती संगम पर हुई है, लेकिन उदयन ने इसको राजधानी बनाया था। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे, देखिए मैं गलत करूँगा, ये ऑप्शन गलत है। इसका आंसर आपका होगा किस शासन से, पाटलिपुत्र को आपका जो है उदयन ने बनाया था। ठीक है, लेकिन विकल्प में क्या है कि उदयन है ही नहीं है, तो आप जो है चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए मारेंगे क्योंकि वो मौर्य शासन काल था, इसलिए इसमें उत्तर जाएगा। ठीक है, बाकी इसको जो है उदयन ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से किस सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसके समय किया गया था। सर्वप्रथम जो है सबसे ज़्यादा जो मुद्राएं थी उनका प्रचलन जो है वो आपका जो है जो ये विम कटफिसिस थे, जो कुषाण के शासक थे, इन्होंने जब व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। ठीक है ना, और कुषाण शासक विम कटफिसिस को जो है स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय भी प्राप्त है, मतलब इन्होंने जो है सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था। ठीक है, देखिए ये जो शुंग वंश है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो आपका जो है कर्ण वंश है। शुंग वंश का जो अंतिम राजा था देवभूति, उसने अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्र द्वारा वो मारा गया, और वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की थी वो था कर्ण वंश, और कर्ण वंश इस प्रकार से ब्राह्मण वंश था। ठीक है, शुंग भी ब्राह्मण थे और कर्ण भी ब्राह्मण थे, तो ये दोनों जो है ब्राह्मण वंश, अगर ब्राह्मण वंश के नाम दिया जाए तो शुंग और कर्ण दोनों जो है ब्राह्मण वंश थे। ठीक है, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो राजा खारवेल का नाम जो है हाथी गुम्फा के अभिलेख से जुड़ा हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग का जो
चेदी शासक खारवेल था, वो महान सम्राट था और वो उड़ीसा के समय जो है हाथी गुम्फा से जो है एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसी में जो है खारवेल की बात की है और शासनकाल के घटनाक्रमों का जो क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। ठीक है, तो खारवेल के इतिहास के जानने का एकमात्र मुख्य स्रोत जो है आपका यही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो नगरों का जो है क्रमिक पतन जो है वो आपके गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, किसका? नगरों का जो है क्रमिक पतन आपका गुप्त काल के शासन काल में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। ठीक है, तो गुप्त युग में जो है उपज का छठा भाग, कौन सा? 1/6वां भाग जो है गुप्त के शासनकाल में ये जो है उनका जो है कर था। ठीक है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है। तो भागवत जो संप्रदाय है उसमें जो गुप्त शासक ही जो है इनका ही प्रमुख योगदान माना जाता है। तो देखिए, गुप्त शासक भागवत और वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष जो है गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ और गुप्त नरेश जो है वैष्णव के मत अनुयायी थे और उन्होंने इसे अपना राजधर्म, देखिए अगर गुप्त शासनकाल की राजधर्म पूछा जाए तो आपका क्या है? आपका भागवत रहेगा। ठीक है, अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे और विष्णु का जो वाहन था गरुण, ये गुप्तों का राजचिन्ह था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि गुप्त वंश का जो है राजधर्म क्या था, तो वो महाभागवत संप्रदाय था और इनका जो चिन्ह क्या था वो था गरुड़ था। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था। ठीक है, तो वो आपका जो है गुप्त काल में जो बंगाल में एक ताम्रलिप्ति ये प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से उत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का जो है हम लोग वहाँ से जो है व्यापार करते थे। और पश्चिमी भारत की बात करें तो यहाँ जो है भ्रंश था, वहाँ से पश्चिमी देशों के लिए जो है व्यापार हुआ करता था। तो यहाँ पूछा उत्तर भारत के लिए, तो उत्तर भारत के आपका ताम्रलिप्ति। ठीक है, इनमें से किसने पहली बार ये व्यवस्था की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ये किसने बताया सबसे पहले? ये आपको बताया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट जो बिहार के गणितज्ञ थे, वो प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने ही व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, इसी कारण दिन और रात होते हैं। ये आपके बिहार के ही सपूत थे आर्यभट्ट। ठीक, उसके बाद देखिए, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता था। तो औषधि के लिए आपका जो है सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत को जो है देखिए यहाँ क्या है, सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा। शल्य क्रिया जानते हैं? शल्य का जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसमें जो है जो हम लोग वो देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, लोगों को बेहोश करते हैं, तो शल्य क्रिया का जनक जो सर्जरी करते हैं तो सुश्रुत को माना जाता है। ठीक है, और शौनक जो है ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। ठीक है, शूद्रक, देखिए इसे महत्वपूर्ण यह है कि जो ये पूछा गया है तो इसका आंसर मुझे लगता है, देखिए थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, जो गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए, मुझे लगता है सुश्रुत इसके आंसर होना चाहिए। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं लिखा है, उपयुक्त में से एक से अधिक भी लिखा है। ठीक है, तो दो भी हो सकते हैं, बाकी सुश्रुत के साथ में जानना चाहूँगा। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए। तो आपका गुप्त वंशी था, उन्होंने जो है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा दान दिया था। ठीक है, कौन सा था? गुप्त वंश। ठीक है, आगे देखिए, चीनी यात्री जो था सिंह, उसने बिहार का भ्रमण किया था, कब किया था? तो आपका जो है देखिए, चीनी यात्री जो है 671 और 672 में जब वह युवक था तब वह 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से जो है विश्व का भ्रमण करने भारत आया था। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था और नालंदा विश्वविद्यालय का वहाँ जो है अध्ययन किया था और वह सुमात्रा होता हुआ चीन लौट गया था। इस प्रकार से वो जो है अध्ययन भी किया था। अगर नालंदा की बात करें, नालंदा में आपका ह्यूनसांग भी अध्ययन किए थे और आपका इत्सिंग भी। ठीक है, आगे देखिए, चीनी यात्री ह्यूनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया? देखिए ये भी महत्वपूर्ण, नालंदा में। ठीक है, देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, आप थोड़ा नोट कीजिएगा इसको। चीनी यात्री जो ह्यूनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था लगभग 637 ईस्वी में, और ह्यूनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था और यहाँ जो है उसमें कुलपति कौन थे? वो शीलभद्र थे। ठीक है, लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में उसने निवास किया, योग शास्त्र का अध्ययन किया और इसके बाद वो बंगाल, उड़ीसा, धानेकट होता हुआ कांची पहुँचा। और अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्यूनसांग जो है 2 बार नालंदा आया था। अगर ये पूछे कौन सा चीनी यात्री 2 बार बिहार आया था, तो वो जो है ह्यूनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो वो आपका मथुरा था। और मथुरा जो है सूती वस्त्रों के लिए जो है ह्यूनसांग के समय काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है,
तो इस प्रकार से ह्यूएन ने जो है मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। और वो क्या लिखता है ह्यूएन लिखता है कि वह मथुरा के बाज़ारों में बिकने वाली जो वस्तुएं हैं काफ़ी सच कर रखी जाती थी। तो इस प्रकार से मथुरा जो है एक प्रकार से उसमें इंडस्ट्रियल एरिया था, ठीक है, जिसकी जो है व्याख्या ह्यूएन ने अपने पुस्तक में की है। ह्यूएन की जो पुस्तक थी उसका नाम था शी यू की, ठीक है। आगे देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है फायान किसके शासनकाल में आया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। देखिए चीनी यात्री जो हर्षवर्धन है, फायान है, इत्सिंग है, इनका क्रम भी आप लोग याद रखिएगा। तो जो चीनी यात्री फायान था ये जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए दो हैं, चंद्रगुप्त प्रथम है और चंद्रगुप्त द्वितीय है और चंद्रगुप्त मौर्य है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है ये जो है कौन फायान यात्रा पे आए थे, चंद्रगुप्त, और इनको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है उपनाम विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपको पता है कुमारगुप्त हैं। कुमारगुप्त ने जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना कराई थी, ठीक है। और आगे ठीक है, आगे देखिए, ताम्रपत्र जो लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था, तो आपका जावा और सुमुत्रा से भी जो है इनका जो है बिहार के जो राजाओं का संपर्क था, ठीक है। आगे देखिए, इसमें देखिए महाकवि जो बाण है वो निवासी कहाँ का था, वो आपका पाटलिपुत्र का निवासी था, ठीक है। बाणभट्ट कौन था, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। और हर्षचरित, कादम्बरी और चंडीस्तक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए तो महाकवि जो बाण है ये हर्षवर्धन के दरबारी थे और पाटलिपुत्र इनका निवास स्थान था, वहीं पैदा हुए थे ये। और हर्षचरित, कादम्बरी और चंडीस्तक इनकी जो है महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। आगे देखिए, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना किया था, तो यह आपका जो है बालपुत्र देव थे। सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना की थी। संगम युग में उरई किसके लिए विख्यात था, तो उरई आपका जो है कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। ये संगम युग आपका दक्षिण भारत का जो है राज्य है, ठीक, वहाँ उरई किसके लिए था, वो कपास के लिए, ठीक है। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, तो वो आपका जो है नालंदा जो बख्तियार खिलजी था वो जो है तुर्की मुसलमान था और उसके द्वारा जो है इसमें आक्रमण किया गया और भारत के जो है बौद्ध पतन के लिए भी जो है इस प्रकार से ये बहुत मतलब इसी को जो है माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है आपका ये मुद्रा अक्षर का लेखक कौन था, तो ये आपके जो है विशाख दत्त थे। मुद्रा अक्षर रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर जो है प्रमाण मिलता है और इसी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वृषल और कुलहीन कहा गया है, ठीक है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे, तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के चंदेल मंदिरों का निर्माण कराया था और वो समय था 950 से 1050 ईस्वी के बीच। यहाँ के जो मंदिरों में जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो सर्वोत्तम है और ये खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, तो ठीक है। तो जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। और जो खजुराहो मंदिर का जो स्थापत्य काल था ये किसने किया था, चंदेल शासकों ने, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई थे। चौहान वंशी जो पृथ्वीराज तिथि थे इनको राय पिथौरा भी कहा गया है, इनके दरबारी कवि कौन थे, चंद्रवरदाई थे। इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, ठीक है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक आपके धर्मपाल थे। तो धर्मपाल को जो है देखिए नालंदा के आपके जो है वो थे आपके कुमारगुप्त, ठीक है। और जो विक्रमशिला है इसके हैं आपके धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल कौन था, पाल वंश का शासक था, ठीक है। स्वप्नवास वेत्ता के लेखक कौन थे, स्वप्नवास वेत्ता के जो महाकवि भास थे उनको जो है स्वप्नवास वेत्ता का जो है रचनाकार माना जाता है। और महाकवि भास ने जो है करीब 13 नाटक लिखे हैं। इसमें जो है महत्वपूर्ण जो आपका है स्वप्नवास वेत्ता है, पंचरात्र है, कर्णभार है, मध्यम योग है, प्रतिमा नाटक है, ठीक। इस तरीके से जो महाकवि भास थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृति इन्होंने लिखी है। निम्नलिखित राजवंश में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो संगम साहित्य में जो कदम्ब का नहीं है। देखिए चेर, चोल, पांड्य इन तीनों का आप नाम सुनते होंगे, लेकिन जो कदम्ब है कदम्ब का उल्लेख संगम वंश में नहीं है, ठीक। संगम वंश आपका दक्षिण भारत का वंश था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो कुमार संभव जो महाकाव्य है वो कालिदास ने लिखा है। कालिदास ने जो है इसमें क्या है 17 सर्ग हैं और ठीक है 17 सर्ग हैं। किराता अर्जुनियम, देखिए कुमार संभव जो महाकवि जो तुलसीदास हैं वो कालिदास हैं, उनकी प्रमुख रचना है और इसमें 17 सर्ग हैं। देखिए दोस्तों मैं बहुत जल्दी प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए और मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल आपका ना छूटे, ये बिल्कुल आपका रामबाण है। अगर आपने इसको कंठस्थ कर लिया तो 100% दावा है, अगर 100% सामान्य अध्ययन के प्रश्न आ रहे हैं तो आप 80 से 90% आप कर ले जाएंगे, पक्का है, और आपका एक सिलेक्शन पक्का है। देखिए किराता अर्जुनियम की पुस्तक के लेखक किसने लिखा है, तो किराता अर्जुनियम जो है आपका जो है भारवी जो कवि थे उनकी जो है पुस्तक है किराता अर्जुनियम, ठीक है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, चोल काल आपका ग्राम पंचायत। देखिए चोल शासन क्या है, इसका जो सबसे उल्लेखनीय विशेषता है वो है स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्था, ठीक है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत जो चोल काल में प्रसिद्ध था वो उत्तर मेरुर एक अभिलेख है, वहाँ से जो है इसका वर्णन मिलता है। तो उत्तर मेरुर अभिलेख से जो है चोल साम्राज्य के बारे में बात की गई है, ठीक है।
तो किराता अर्जुन आपने देखा, किराता अर्जुन पुस्तक कौन थे, लेखक भारवी थे। और इस पुस्तक की जो कथावस्तु है वो महाभारत से ली गई है और इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच में युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो किरात और अर्जुन, तो किरात जो है शिव हैं और अर्जुन जो है अर्जुन है, तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ है उसको जो है किराता अर्जुन पुस्तक में जो है लिखा गया है और किसके द्वारा, भारवी के द्वारा। ठीक है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत की व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो वो जो है आपका देखिए संगम साहित्य, मिलन पन्ह, जातक कहानी, इनमें जो है व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है, कुल मिला के तीनों नहीं है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए देखिए आपको पता है वो आपका चोल वंश था। हर्षचरित की नाम पुस्तक किसने लिखी है, तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे, तो वो आपका जो है गोपुरम कहलाता था। दक्षिण मंदिर के जो आकर्षक द्वार थे गोपुरम। ठीक है, तो पांड्य, चोल और द्रविड़ शैली की एक मुख्य विशेषता रही है गोपुरम। ठीक है, गोपुरम जो है क्या था कि पांड्य काल में छोटे मंदिर होते थे और किंतु उनके प्रांगण चारों और अनेक प्राचीर बने थे। इनका जो प्रवेश द्वार था उनको गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, और आगे देखिए चोल वंश का संस्थापक कौन था, चोल वंश का आपका संस्थापक आपको विजयालय था। ठीक है, तो चोल वंश बहुत महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत में। देखिए आपने प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट किया, देखिए बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़े हैं और प्राचीन इतिहास आपका कंप्लीट हो गया है। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे बिहार के वो आपके इसी से आएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लोग। और आप लोग यही एक दो बार देख लेंगे तो चीज़ें आपको एकदम याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था प्रथम, वो कौन था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक था। देखिए थोड़ा इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्या था कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, 1206 में। और यह एक जो है ऐबक नामक तुर्क जनजाति थी जो तुर्की था। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये एक प्रकार से दास था किसी का, समझिए आप धीमे धीमे। और ऐबक जो है बचपन में बड़ा सुरीला जो है कुरान पढ़ता था, जिस कारण इसको जो है कुरान खां नाम पड़ा। ठीक है, तो ऐबक का नाम कुरान खां। ठीक, उसके बाद जो है इसको जो है गजनी लाया गया और गजनी में इसको किसने खरीद लिया, गोरी ने खरीद लिया। तो गोरी कौन हो गया, ये गुलाम हो गया। ठीक है, और ऐबक ने गोरी का विश्वास जल्दी ही प्राप्त कर लिया और गोरी ने उसे जो है अमीर आखिर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। ठीक है, और इसी समय से जो है उसके एक जीवन का अध्याय शुरू होता है। वह दिल्ली का पहला तुर्की शासक था, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन कर रहा था। देखिए उसमें दिल्ली राजधानी नहीं थी इसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर ही थी, लाहौर से वो दिल्ली पर शासन कर रहा था। ठीक है, तो भारत में तुर्की राज्य का अगर संस्थापक पूछा जाए तो आपको कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है, गोरी भारत में और गोरी जो था गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वह पहुंचकर वहां अपना शासन, देखिए वहां के नागरिकों ने इसको बुलाया था। ठीक है, तो कितना अच्छा, मतलब लोकतंत्र की सहमति से बनने वाला पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे देखिए, आगे आप समझिए इसमें जो है उसके बाद जो है यद्यपि उसने अपना राजभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात करवाया था, लेकिन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कितना अच्छा दास था वो, उसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। ठीक, उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवी से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। तो इस प्रकार से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये आपका प्रथम तुर्की शासक था। ठीक है, और ये लाहौर से शासन करता था। ठीक है, इसका नाम कुरान खां था। और 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। देखिए उसमें क्या था, जो खलीफा थे, खलीफा लोग जो है गुलाम को उसकी दास्ता से मुक्ति दिया करते थे, तो उन लोगों को एक पत्र मिलता था, उसी पत्र के माध्यम से 1208 में ऐबक को जो है दास्ता से मुक्ति मिली। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, देखिए आपने देखा लाहौर थी, दिल्ली नहीं थी। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और ये मस्जिद थी। तो ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतना अधिक दान करता था कि इसको लाख वक्स, देखिए दान करने के कारण इसको लाख वक्स, कुरान अच्छा पढ़ने के कारण इसको कुरान खां। ठीक है, अब फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक करते थे। देखिए उसमें जो है इतना महत्वपूर्ण ये पद हो गया था, एक प्रकार से इसकी उपाधि दी जाने लगी थी लोगों को, जो लोग दान करते थे उनको ऐबक कहा जाता था। ठीक, तो उसके बाद जो है इसमें लिखा हुआ है कि ऐबक ने जो है दिल्ली में जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण करवाया था। उसने दिल्ली में जो है कुतुब मीनार का निर्माण का आरंभ किया था और जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किसके द्वारा पूरा किया, कुतुब मीनार जो है किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो आपका इल्तुतमिश। ठीक है, आगे भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको जो है प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो मोहम्मद गौरी ने अख्ता जो प्रथम प्रदान किया वो कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो गौरी की बीजों से ही जो आपने पढ़ा, ये आपने देख लिया है, समझ लिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है गौरी ने अपना जो है वो किया था। ठीक है, आगे देखिए बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, बिहार का प्रथम मुस्लिम, तो वो आपका देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी, इसने पूरे बिहार को नष्ट कर दिया था। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, पूरा नाम क्या था इसका, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, और 1193 से लेकर 1202 के मध्य बिहार की विजय
की और नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर दिया। राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। उस समय वहाँ का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। बंगाल का शासक कौन था वहाँ पे? लक्ष्मण सेन था। और ये बिना युद्ध किए भाग निकला और तुर्की सेना ने राजधानी नादिया पर प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट की। सोचिए, वहाँ का राजा जब भाग जाएगा तो प्रजा क्या करेगी? उसने खूब लूटपाट किया। राजा की अनुपस्थिति नगर के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल के में शरण लिया और कुछ समय शासन किया। और पर्शियन इतिहासकार मिहानुद्दीन सिराज क्या कहते हैं? वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं नासरी में कि बिहार में उस समय हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन जो करते हैं वो इन्हीं की पुस्तक है तबकात ए नासरी। उसमें उन्होंने अच्छे से इसका जो है वर्णन किया है किस तरीके से बख्तियार खिलजी ने जो है लूटपाट की। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण, पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए, वही चीज़ तबकात ए नासरी में। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो आपका बलबन था। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राज सिद्धांत की दो मुख्य विशेषता थी। एक तो वो कहता था कि पहला, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है, और दूसरा, वो सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक मानता था जिससे निर्णय लेने में आसानी हो। तो सुल्तान पद पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, मतलब नियामत एक खुदाई है, और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। ठीक है, इसलिए जो है बलबन जो है अपने आप को राजत्व का सिद्धांत और रक्त और लौह नीति के अंतर्गत अपने आप को राजा बनाया था। नालंदा बिहार का वंश आपको जानकारी मिली, उसमें जो है आगे इसमें मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शेष बिंदु पर थी? तो वो आपका जहांगीर के शासनकाल में थी। चित्रकला के क्षेत्र में जो है जहांगीर का एक सर्वोत्कृष्ट जो है राज्य रहा है। उसके समय में जो है मुगल चित्रकला जो है शिखर पर पहुंच गई थी। तो जहांगीर जो है, इसमें देखिए दो आपके महत्वपूर्ण जो है अबुल हसन चित्रकार थे। इन्होंने जहांगीर के सिंहासन रोहण का एक चित्र बनाया था, ठीक, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगाया है। इस प्रकार जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का स्वरूप, देखिए इसके समय ये बात कह रही थी कि अगर दो तीन चित्रकारों ने एक ही चित्र को दो बार बनाया है, तो अगर जहांगीर से पूछ लिया जाता था कि ये चित्रकार किसका है, तो उसको इतना जानकारी था कि वो बता सकता था कि ये किसके द्वारा बनाई गई रचना है। ठीक, तो जहांगीर के समय जो है चित्रकला का स्वर्णिम युग था। आगे, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो दास्तान, देखिए अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम कौन सा था? दास्तान ए अमीर हमजा। तो वैसे तो अकबर इसका आंसर है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। देखिए, अगर हुमायूं की बात आ जाए और अकबर की, अगर दोनों इसमें होते तो हम लोग इसमें ऑप्शन मारते, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। तो हुमायूं के काल में शुरू हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। तो दास्तान ए अमीर हमजा का संबंध हुमायूं और अकबर से है, ना कि किसी और से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दौरान हुआ था? तो आपका जो चित्रकार थे वो अकबर के समय में ही जो यूरोपीय चित्रकार आए थे। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें क्या था, इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस समझिए कि चित्रकारी का शुरुआत कहाँ से हुआ था? अकबर के समय से। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली जो है अकबर की उपज थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, और जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण और दस्तूरुल अमल और जब्ती खासरी की तैयार करने पर आधारित थी। तो इस प्रकार से ये जो है भूभाग के लिए थी, भू राजस्व के लिए थी। ठीक है, जब्ती जो है प्रणाली भू राजस्व प्रणाली थी, जो कि टोटल मल के द्वारा ही स्थापित की गई थी। ठीक है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल है, जो इलाहाबाद किला है, तो इसमें जो है 5,000 से लेकर 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। किसने कहा था ये आपका विलियम फिंच थे। विलियम फिंच आपके जो है ये कथन विलियम फिंच का है। ठीक, विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद, ठीक है, समझ गए आप। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जो है सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा जाता है। सुल्तान जैनुल आबदीन जो है समान धर्म और सही सामाजिक कार्यों के लिए जो है जाने जाते थे। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया था। श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक, तो कश्मीर का आपका अकबर जो है सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम युग कहा? तो शाहजहाँ के शासनकाल का मुगल काल का जो स्वर्णिम युग जो है ये आपका एल श्रीवास्तव जी ने जो है कहा था। ठीक, एल श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये मध्यकालीन भारत में लिखा है श्रीवास्तव जी ने कि शाहजहाँ का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास का जो है स्वर्णिम काल रहा। ठीक है, इस प्रकार से
शाहजहाँ कहेंगे, ठीक। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये आपका जहांगीर ने शुरू की थी। ये 2 अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा में जो है 3 गुने, 2 अस्पा में 2 गुने और सिंह अस्पा में 3 गुने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जो जिहाद था, जिहाद का अर्थ क्या था? जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था, और उसने जो है उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया था। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध मतलब जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लामी राज्य के दारुल इस्लाम को, देखिए वो कहता था, ये जो औरंगजेब था इसने जिहाद का नारा दिया था। इसमें वो जो है कहता कि जो लोग गैर मुस्लिम देश हैं, मतलब उनको उन्होंने दारुल हर्ब कहा, उनको जो है दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना है, जिहाद था। जिहाद का था एक धर्म युद्ध था, ठीक है उसका, ठीक। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुग़ल शासकों, इनके बीच जो कांधार था, कांधार राज्य जो है ईरान के शाह और इनको बीच जो है संघर्ष की जो है जड़ बनी थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है आपका शाहजहाँ ने कराया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना की और उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया, और शाहजहानाबाद में ही उसने लाल किला उसका प्रमुख है, और ये चतुर्भुजाकार है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक। इसी कारण इसका नाम लाल किला है, ठीक। इसका निर्माण 1648 में पूर्ण हुआ, ठीक है। और इसके पश्चिमी द्वार पर लाहौरी दरवाज़ा और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा रखा गया है, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो है शाहजहाँ के द्वारा निर्माण कराया गया था, ठीक है। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? पटना में जो है आपका जो है गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के अंतिम गुरु थे, उनका जन्म हुआ था, ठीक। आगे देखिए, ठीक है। देखिए जो बिहार, जब इनका जो है पटना में बिहार में जो है इनका जन्म हुआ था, मृत्यु इनकी जो है महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है, समझिएगा। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन था? मुहत्सिब आपका जो है लोक आचरण अधिकारी था, ठीक। जो वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुर रखा गया। तो उसने जो है प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए जो है अकबर ने नगरों में मंदिरों की बिक्री और वेश्याओं के निवास हेतु घोषित किया। मतलब कुल मिला के था मुहत्सिब कौन था आपका? ये लोक आचरण का पदाधिकारी था। देखिए निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह को वजीर गयाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो जो आपका शाह आलम द्वितीय जो कार्यकाल था वो 1759 से 1806 था, और उसका वास्तविक नाम था अली गौहर। शाह आलम द्वितीय था, इसका नाम था अली गौहर, और अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद वह बिहार में था, और यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित तो कर दिया गया था, किंतु वह मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते बिहार में ही रहा, और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 तक खाली पड़ा। सोचिए आप, ये शाह आलम द्वितीय के समय की बात है, और 1772 मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंचा, और शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 28 दिन में हो गया था, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए, मुगल प्रशासन मदद ए मास इंगित करता है क्या? तो मदद ए मास का मतलब था कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व से मुक्त अनुदत्त भूमि, ठीक, राजस्व से मुक्त थी, वो उसको जो है अनुदत्त भूमि, अनुदान दी हुई भूमि मदद ए मास कहलाती थी मुगल साम्राज्य में, ठीक है। आगे देखिए, मुगल मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये आपका था मोहम्मद शाह, जिसको बोलते हैं रंगीला। शाहजहाँ द्वारा, देखिए शाहजहाँ ने जो है मयूर सिंहासन बनाया था, और अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में ही नादिर शाह ने जो है 1739 में भारत पर आक्रमण कर दिया, और इससे मुगल सेना पराजित हो गई। और समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हज़ार अशरफियाँ, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर और तख्ते हाउस, जिसे मयूर सिंहासन कहते थे, वो ईरान ले गया। इस प्रकार से देखिए ये आपका जो है मध्यकालीन इतिहास समाप्त हुआ। और चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, मैंने सोचा कि इसमें ये आपको जो है कवर कहते हैं जो आधुनिक भारत का इतिहास, चूँकि देखिए हमारे इस से टीचर वाले जो वैकेंसी आई है उसके सिलेबस में भी आधुनिक भारत का इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन विशेष रूप से दिया गया है, तो इसलिए हम आधुनिक भारत के इतिहास को अगले वीडियो में करेंगे, और हम लोग इस पूरे घटना चक्र को पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके बाहर आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न जा ही नहीं सकता, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। और आप इसको जो है देखिए, और SCERT और करंट अफेयर्स को जरूर लगातार देखते रहिए, आपका जो है पक्का आपका पोस्ट या आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको देखिएगा, और जल्दी ही मैं जो है
तो इसके जो है 2-3 दिन के अंदर पूरा पार्ट इसको ख़त्म कर दूंगा और आप इसको देखिएगा। ये हो सकता है 8-10 पार्ट में आए, ठीक है, लेकिन मैं इस तरीके से जल्दी जल्दी करने का प्रयास करूँगा जिससे आपका टाइम ना खराब हो और आप जल्दी इसका रिविज़न कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।